चलिए आज शुरू करते हैं सेट 21। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। पहला नंबर प्रश्न है, शंकु की त्रिज्या 35 मीटर और शंकु की ऊंचाई 12 मीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। अगर आर और एल मालूम रहेगा तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आर का वैल्यू दिया हुआ है 35 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 12 मीटर। समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ऊंचाई है जो कि 12 मीटर है और यहाँ पर त्रिज्या है जो कि 35 मीटर है और यहाँ पर एल है। एल क्या है? शंकु का तिर्यक ऊंचाई। तो सबसे पहले एल निकालना होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में इसको क्या कहते हैं? कर्ण। यानी कि एल यहाँ पर क्या है? समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण है। तो आपको कर्ण का मान निकालना है, यानी कि एल का मान निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है समकोण त्रिभुज में? रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। समझने का कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान है। तो आर कितना है? 35 है, तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा और एच यानी कि ऊंचाई कितना है? 12 मीटर है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान है, फटाफट कैलकुलेट करना है। अब इसका स्क्वायर डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? यानी कि 5 पचे 25 लिखेंगे और 3 है, यहाँ पर 3 है तो एक बढ़ा के गुना करेंगे, यानी कि 3 चौके 12, तो यहाँ पर 12 रख देंगे। अब यहाँ पर 12 का स्क्वायर कितना होता है? यानी कि 12 गुने 12 144 होता है। अब जोड़ लेते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही आसान है। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9। 4 और 2 6 हो जाएगा। 1 और यहाँ पर 2 यानी कि 3 और 1 यानी कि 1369। अब इसका वर्गमूल निकालना है। बहुत ही आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो कितना है? 1369 है। इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 13 में 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा और यहाँ पर इसको उतार लेंगे तो इतना हो जाएगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। इसको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या रखेंगे? तो गुना करने पर 9 आना चाहिए, यानी कि 3 3 रखेंगे तो भी आएगा और 7 7 49 करेंगे तो भी आएगा। तो 3 यहाँ पर रखेंगे तो 3 से गुना करके देख लेते हैं। 3 तिहाई 9, 3 छक 18, इतना नहीं आया तो 7 से श्योर आएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। 7 से श्योर आएगा। एक बार मिला के देख लेना है। तो यहाँ पर भी 7 रखेंगे तो 7 7 49, 7 छक 42 और 4 46 आ गया, यानी कि वर्गमूल मिल चुका है। यहाँ से एक ठो इसको लेते हैं और यहाँ से एक ठो इसको लेते हैं, यानी कि वर्गमूल कितना आया? यानी कि 37 आ गया। कहने का मतलब है कि इसका वैल्यू कितना आया है? यानी कि 37 आया है। इसका मतलब एल का वैल्यू निकल चुका है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब इसको मिटा लेते हैं। इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे और आर का वैल्यू कितना है? 35 है, तो यहाँ पर 35 रखेंगे और गुने में एल। एल कितना है? यानी कि 37 है। समझने का प्रयास कीजिएगा। इसी को कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 7 से काटेंगे, 7 पचे 35 और सबसे पहले किसको गुना करेंगे? किसी को भी गुना कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? तो इधर मैं लिख लेता हूँ। 37 को हम ज्यों का त्यों रहने देते हैं। इसको गुना कर लेते हैं। 5 दूना 10 के 0 और 5 दूना 10 और 1 11। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 11 सते 77 के 7 हो जाएगा और हाथ में 7। 11 तिया 33 और 7 कितना हो जाएगा? 40 और 1 0 बैठा देंगे, यानी कि इतना इसका सही आंसर आ गया है। तो मीटर है तो मीटर स्क्वायर रहेगा। देख लीजिए कहाँ पर है, यानी कि 40 70। बहुत ही आसान है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से कम समय में सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर मिला लेते हैं 40 70, यानी कि क ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। लोहे का एक खोखला पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा है तथा इसका बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तथा लोहे का भार 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो तो पाइप का भार होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। पाइप कैसा रहेगा? यानी कि इस तरीके से पाइप रहता है। अब एक चीज आपको समझना है पाइप के मोटाई के बारे में।
एक बार अच्छा से समझ लेंगे फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि पाइप का मोटाई इस तरीके से होगा। एक बार अच्छा से सीखेंगे समझेंगे फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि अंदर में ये खाली है, यानी कि पाइप है तो खाली है, और ये पाइप का मोटाई है। एक बार अच्छा से सीखना है समझना है फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, लोहे का एक खोखला पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा है तथा इसका बाहरी व्यास का मतलब क्या समझे, यानी कि यहां से लेकर यहां तक कितना है, यानी कि 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितना होगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर होगा। यानी कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो बाहरी त्रिज्या कितना है, यानी कि 4 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक कितना है, 4 सेंटीमीटर है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा ये आपको अच्छा से समझना होगा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, तो इसमें क्या बोल रहा है, मोटाई कितना है, 1 सेंटीमीटर है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और यहां से लेकर यहां तक 1 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर। समझने का कोशिश कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब क्या करेंगे, तो बड़ा वाला त्रिज्या पर आयतन निकालेंगे और उसमें घटाएंगे छोटा वाला त्रिज्या पर आयतन निकाल के, तो पाइप का आयतन मालूम हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, तो पाइप कैसा होता है, सिलेंडर के जैसा, यानी कि बेलन के जैसा। तो आपको सिंपल में क्या लिखना है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h होता है। तो सबसे पहले आपको बड़ा वाला r पर निकालना है, तो r कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा पाई r² h। तो h कितना होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, तो h इसमें दिया हुआ है, यानी कि लंबाई जो है वही h है। समझने का प्रयास कीजिएगा, तो कितना है, 21 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 21 रखेंगे। अब माइनस करेंगे, यानी कि छोटा वाला r पर आयतन निकाल के, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से बेलन का आयतन बराबर लिखेंगे, तो पाई r², r कितना लेंगे, यानी कि 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों के लिए ऊंचाई उतना ही होगा, यानी कि 21 सेंटीमीटर। समझने का कोशिश कीजिएगा, सबसे पहले पाई को बाहर कर लेते हैं, तो पाई यहाँ पर बाहर हो गया, और अंदर में क्या बच रहा है, यानी कि ये हो जाएगा 4 चौके 16 और गुने में 21, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और गुने में 21 को भी बाहर कर लेते तो आसान होता। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब इसका वैल्यू लिखेंगे 22/7, और 21 को भी बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। अंदर में क्या बच गया है, 16 - 9। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले 7 से काटेंगे, 7 तिया 21, तो यहाँ पर 22 गुने 3 हो गया, और यहाँ पर कितना बचेगा, 16 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब इसको गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, तो सबसे पहले 7 से इसको गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 7 दूना 14 के 4, और 7 दूना 14 और 1 15, यानी कि इतना हो जाएगा। फिर से 3 से गुना कर लेते हैं, तो 3 चौके 12 के 2 हो जाएगा, 3 चौके 12 के 2, हाथ में 1, 3 5 15 और 1 16, 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, लोहे का पाइप का आयतन मालूम हो चुका है, तो लोहे का पाइप का आयतन कितना है, 462 क्यूबिक सेंटीमीटर। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो इसमें क्या बोल रहा है, 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यानी कि वजन कितना है, 1 घन सेंटीमीटर में 8 ग्राम है। तो इतना घन सेंटीमीटर में कितना ग्राम होगा, तो क्या करेंगे, 8 से गुना कर लेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो 8 से गुना कर लेंगे तो टोटल भार मालूम हो जाएगा ग्राम में। समझने का कोशिश कीजिएगा, तो अब गुना कर लेते हैं, 8 दूना 16 के 6 हो जाएगा। इसके बाद 8 छक 48 और 1 कितना हो जाएगा, 49, यानी कि यहाँ पर 49 हो जाएगा। और 8 चौके 32 और 4 कितना हो जाएगा, 32 और 4 36, यानी कि यहाँ पर हो गया 36। ये जो आया है ग्राम में आया है, लेकिन आपको बोल रहा है किलोग्राम में, तो क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड करना होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, 1 और 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है। तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पर पॉइंट बैठेगा, यानी कि 3.696 इतना होगा। देख लीजिए कहाँ पर है। तो बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ गया है, यानी कि क ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक तांबे के गोले जिसका व्यास 18 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 4 मिलीमीटर व्यास वाले तार का रूप दिया जाता है। तार की लंबाई मीटर में है। बहुत ही आसान है।
तो गोले को पिघलाकर तार बनाया जाता है, तो गोला का आयतन और तार का आयतन बराबर होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले गोला का आयतन लिख लेना है। तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब इधर में तार का आयतन रखेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा। तार कैसा होता है, सिलेंडर के जैसा होता है, यानी कि बेलन के जैसा होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बेलन का आयतन रखना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो अब यहाँ पर आपको समझना है बेलन का आयतन क्या होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पाई आर। अब यहाँ पर ये दोनों आर अलग अलग है, तो यहाँ पर हम R1 कर देते हैं। पाई आर स्क्वायर एच होता है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले ये पाई और ये पाई कट जाएगा और यहाँ पर 4/3 है और यहाँ पर आर समझना है, यानी कि गोला का त्रिज्या कितना है। तो गोला का व्यास दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा, व्यास का आधा यानी कि 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रखेंगे 9, यानी कि 9 × 9 कर देते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब इधर में आपको समझना है तार का त्रिज्या कितना है, यानी कि तार का व्यास दिया हुआ है कितना है, 4 मिलीमीटर है। तो ये व्यास है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो त्रिज्या मालूम हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि आ गया है 2 mm त्रिज्या। लेकिन mm में दिया हुआ है और गोला का व्यास दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, यानी कि 10 से डिवाइड करना होगा। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यानी कि यहाँ पर पॉइंट बैठ जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो ये आ गया सेंटीमीटर में। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर R1 के जगह में, यानी कि तार का ये त्रिज्या है, तो तार का त्रिज्या कितना आया है, यानी कि 0.2। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 0.2 स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। और h का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले ये पॉइंट को हटा देते हैं, तो बटे में 10 हो जाएगा। यहाँ पर भी पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में 10 हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले इसको काट लेते हैं, 3 तिहाई 9। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। और यहाँ पर देख लीजिए 2 दूना 4, तो ये 2 दूना 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब क्या करेंगे, सभी को गुना कर देंगे। देखिए एक बार मैं लिख लेता हूं, यहाँ पर कितना है 3, 9 × 9 और इधर में कितना है, ऊपर में h है और नीचे में कितना है, इसको गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। बटे में कुछ नहीं तो 1 है, इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर h हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 9 तिया 27। यहाँ पर लिख लेते हैं 9 तिया 27 और गुने 9 और फिर से गुने में 100 है। अब क्या करेंगे, और यहाँ पर आपको समझना है ये जो आ रहा है सेंटीमीटर में आ रहा है, लेकिन हम लोग को मीटर में लाना है। तो सबसे पहले गुना कर लेते हैं, तो 9 सत्ते 63 के 3 हो जाएगा। 9 सत्ते 63 के 3 और हाथ में 6, 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 6 कितना हो जाएगा, यानी कि 24। तो यहाँ पर 24 हो जाएगा और 2 जीरो बैठा देंगे। लेकिन ये सेंटीमीटर में है और 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा। तो देख लीजिए कितना है, यानी कि 243 मीटर। बहुत ही आसान है, यानी कि तार का लंबाई कितना है, 243 मीटर। कहां पर है, बी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 4 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मैं प्रत्येक बार बोलता हूं कि सबसे पहले प्रश्न को समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आप प्रश्न को 99% सॉल्व कर चुके हैं। एक बेलनाकार कुएं का व्यास 2 मीटर है। इसे 14 मीटर गहरा खोदा गया है। इसमें से निकली मिट्टी का आयतन कितना होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। कुआं कैसा होता है, बेलन का जैसा होता है। तो कुआं का आयतन और कुआं से निकाला गया मिट्टी के आयतन बराबर होता है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो क्या बोल रहा है, कुआं से जो मिट्टी निकाला गया है उसका आयतन पूछ रहा है। तो कुआं का आयतन निकाल देंगे तो क्या होगा, यानी कि निकाला गया मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। तो इसमें आपको क्या पूछा है, इसमें से निकली मिट्टी का आयतन कितना है। तो आपको क्या करना है, कुआं का आयतन निकाल देना है। तो कुआं कैसा होता है, बेलन के जैसा होता है। तो बेलन का आयतन आपको निकालना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, पाई का वैल्यू तो 22/7 रखेंगे और आर कितना दिया हुआ है, एक बेलनाकार कुएं का व्यास, यानी कि व्यास 2 मीटर दिया हुआ है। तो त्रिज्या कितना होगा, 1 मीटर होगा। तो आर के जगह में आपको 1 रखना है। तो 1 का स्क्वायर है तो 1 गुने 1 आप लिख सकते हैं। और एच कितना दिया हुआ है, यानी कि ऊंचाई कितना दिया हुआ है,
यानी कि यहाँ पर एच का मतलब ऊंचाई है, लेकिन कुआं है तो क्या होगा, गहराई होगा। तो गहराई कितना दिया हुआ है, 14 मीटर। तो यहाँ पर आपको 14 रखना है। बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए 7 दूना 14 और 22 दूना 44, यानी कि क्या पूछा था इसमें, कुआं से निकाला गया मिट्टी का आयतन इतना होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो मीटर है तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो कहां पर है, यानी कि घ ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 5 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी हो जाती है तो उसका आयतन होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। क्या बोल रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी हो जाती है तो सबसे पहले गोला का आयतन लिख लेना है। तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर त्रिज्या आर है तो आयतन इतना है। अगर त्रिज्या को 3 गुना रखेंगे तो क्या होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से समझना है। अब आर के जगह हमें क्या रखना है, 3r रखना है। तो यहां पर 3r रखेंगे और पावर 3 करेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर 4/3 और पाई रहेगा, 3 का पावर 3 तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और r का पावर 3 तो r का पावर 3 रहेगा। अब ये 27 को बाहर कर लेते हैं, यानी कि फर्स्ट में कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो ये क्या है, यानी कि गोला का आयतन है। अगर त्रिज्या r है, समझने का कोशिश कीजिएगा, त्रिज्या r है तो आयतन इतना है। अगर त्रिज्या को 3 गुना कर देंगे तो आयतन कितना हो गया, यानी कि 27 गुना। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो देख लीजिए कहां पर है, घ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 6 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है। इस मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले फिगर समझ में आना चाहिए। क्या बोल रहा है, एक आयत है तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक विकर्ण दिया हुआ है और एक भुजा दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि एक भुजा ये वाला दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और विकर्ण दिया हुआ है 15, तो ये है 15। समझने का कोशिश कीजिएगा। विकर्ण दिया हुआ है और एक भुजा दिया हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई मालूम होना चाहिए। तो लंबाई और चौड़ाई में से एक तो भुजा दिया हुआ है। समझने का कोशिश कीजिएगा। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है। इस मैदान का क्षेत्रफल कितना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका चौड़ाई हम लोग 12 रख लिए, तो ये लंबाई कितना है, लंबाई निकालना होगा। और यहाँ पर ये कर्ण दिया हुआ है, यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है। तो ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ये क्या है, कर्ण है और ये लंब है। आधार आपको निकालना है, जैसे भी निकालना है आपको निकाल लेना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। एक मैं आसान तरीका बताने वाला हूँ। आपको याद करना है 3:4:5, यानी कि ये भुजा है किसका, समकोण त्रिभुज का। अगर इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, ये भी समकोण त्रिभुज का भुजा है। तो यहाँ पर इसमें से कोई तो आया नहीं। अब क्या करना है, 3 से गुना करना है। इसको 3 से गुना करना है तो 3 तिया 9 और 3 चौके 12 और 3 पचे 15। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। यानी कि यहाँ पर 15 और 12 दिया हुआ है, 15 और 12 दिया हुआ है। तो तीसरा जो भुजा होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं त्रिभुज का, यानी कि त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है। तो तीसरा जो भुजा है वो क्या होगा, यानी कि 9 होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। यानी कि ये 9 मिल चुका है। तो मीटर में है या सेंटीमीटर में है, तो मीटर में है। तो यहाँ पर आपको लंबाई और चौड़ाई मालूम हो चुका है। तो क्या करेंगे, यानी कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो आपको क्या करना है, 12 गुने 9 कर देना है। तो 12 9 108 होता है। लेकिन यहाँ पर 108 लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि लिखने में मिस्टेक हुआ है। जैसे यहाँ पर 180 लिखा गया है, इसी को 108 लिखना था। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज का आधार दूना तथा ऊंचाई आधी कर दी जाए तो परिवर्तन से पूर्व तथा बाद के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2
आधार गुने ऊंचाई होता है, समझने का कोशिश कीजिएगा। लेकिन अब क्या बोल रहा है, आपको डायरेक्ट बटा में लेके चलना है। तो आधार हम लोग b लिए हैं और ऊंचाई h लिए हैं। अब क्या बोल रहा है, आधार दूना। अब यहां पर फिर से आपको क्षेत्रफल बराबर लिखना है। तो आधार को क्या बोल रहा है, दुगुना, यानी कि यहां पर हम लोग आधार b लिए हैं तो आपको 2b लेना है। लेकिन ऊंचाई को क्या लेना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। ऊंचाई आधी कर दी जाए तो ऊंचाई को आधा कर देंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। फिर से ये 2 और ये 2 कट गया तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, समझने का कोशिश कीजिएगा। यानी कि 1/2 ऊपर में कितना है, 1/2 b गुने h, और नीचे में भी 1/2 b गुने h ही आया। अगर आधार को दुगुना कर दिए और ऊंचाई को आधा कर दिए तो ये 2 और ये 2 तो फिर से कट जाएगा। यानी कि फिर से यहाँ पर देखिए ऊपर में सेम है और नीचे में सेम है, कट गया तो ऊपर में भी 1 और नीचे में भी 1। इसका मतलब क्या हुआ, 1:1। तो देख लीजिए कहाँ पर है, 1:1। ख ऑप्शन सही है। एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझना है। अगर कॉन्सेप्ट को सीख लिए, समझ लिए तो आपको रटने का जरूरत नहीं है और किसी भी तरह से घुमा फिरा के प्रश्न दिया हुआ रहेगा तो आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में अनुपात 1:2 है तो उनके परिमापों में अनुपात होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, कितना है, 1:2 है। तो किसका है, यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में अनुपात 1:2 है तो उनके परिमापों में अनुपात होगा। तो आपको क्या करना है, इधर भी स्क्वायर रूट करना है, इधर भी स्क्वायर रूट करना है। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है लेकिन 2 का वर्गमूल निकालना मुश्किल होता है, इसीलिए रूट में रह गया। तो देख लीजिए ख ऑप्शन सही है। तो इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और कहीं ना कहीं आया हुआ है और आएगा। तो आपको अच्छा से सीखना है, समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 9वां नंबर में क्या बोल रहा है, किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से समझना है। सबसे पहले मैं एक वर्ग का चित्र बना लेता हूं, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। और मान लेते हैं कि इसका भुजा a है तो वर्ग में सभी भुजा क्या होता है, a होता है, यानी कि बराबर होता है। तो a मान लिया है तो सभी भुजा a ही होगा। अब आपको विकर्ण निकालना है। अब मैं यहाँ पर निकालने के लिए नहीं बताऊंगा, अगर वर्ग वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये विकर्ण है तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, यानी कि √2a आएगा। तो बोल रहा है कि इसी विकर्ण पर एक वर्ग बना हुआ है, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पहले वाला, अब यहाँ पर क्या बोला है, फिर से एक बार आपको अच्छा से समझना है। किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो पहले जो हम लोग वर्ग बनाए थे उसका क्षेत्रफल कितना होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो एरिया बराबर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब पहले जो वर्ग बना हुआ था उसका विकर्ण पर एक वर्ग बना हुआ है। तो अब समझने का कोशिश कीजिएगा, पहले वाला वर्ग का विकर्ण कितना है, यानी कि इतना है। तो नया जो वर्ग बना है उसका भुजा यही होगा, यानी कि भुजा गुने भुजा करेंगे। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर समझना है। तो भुजा कितना है, √2a गुने √2a, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 2 होगा और a गुने a, यानी कि a², यानी कि पहले वाला के कंपैरिजन में क्या है, यानी कि 2 गुना ज्यादा है। तो इसमें क्या बोला है, किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा, तो 2 गुना होगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, देख लीजिए कहां पर है, तो ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 10 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में अनुपात 25:36 है तो उनके परिमापों में अनुपात होगा। मैं पहले बता चुका हूं। तो क्या दिया हुआ है, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 25:36। तो परिमाप का अनुपात क्या होगा, तो इधर भी आपको स्क्वायर रूट करना है, इधर भी स्क्वायर रूट करना है। तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देख लीजिए 5:6 कहां पर है, ग ऑप्शन सही है।
तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है और इस तरीके से एग्जाम में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सीखना होगा। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आज मैं 10 प्रश्न को सॉल्व करके बताया। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे, मैं पढ़ा चुका हूं, अगर देख लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं पर प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिखिए, क्वेश्चन नंबर दे दीजिए, मैं फिर से डिस्कस करूंगा। लेकिन दूसरा वाला चैनल में वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा और दूसरा चैनल का नाम यहां पर है, देख लीजिए, यूट्यूब में जाइए, सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको वीडियो मिल पाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।